क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोबर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 13 जून का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो है अटलांटिक चार्टर, ठीक, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का। क्या चैलेंजेस हैं, क्या एरिया में काम करेगा, ऐसे कैसे 2020 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है पूरी ये डिटेल में बताऊंगा। बीड मॉडल जो है कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कि इस वाले जो है क्रॉप इंश्योरेंस को आप लोग अपनाओ, ठीक। और फास्ट रेडियो बस्ट जिन लोगों ने हमारा फ्री वाला ओनली यूपीएससी वाला चैनल टेलीग्राम चैनल यूज़ कर रखे होंगे उन लोग को मैंने आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक। और आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं लगा, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, अटलांटिक चार्टर की बात हो रही है। ये चार्टर जो है आपका किसके इसके बीच में ज्वाइन होता है, कौन कौन इसको जो है साइन करता है इस पर, यूएसए और यूके। बीच में क्या है, अटलांटिक, ठीक। अब देखो इसको समझा रहा हूँ मैं। यूएसए और यूके ने ये साइन किया था पहले 1941 में। जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका, वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था, ठीक। होने वाला था, चालू बिल्कुल समझ लो कि हो ही, ऐसे मतलब ये था कि होने वाला क्या, चालू ही हो गया था, ठीक है। तो उस समय जो है ये पिछले, इससे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके ख़त्म होने के बाद में एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये सब न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ, जहाँ से मैंने आर्टिकल बनाया मैं अलग से बता रहा हूँ ये, ठीक। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी और इसमें ये पूरी तरीके से फेलियर थी, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें पूरा मतलब इम्पोज कर दिया गया था जर्मनी के ऊपर कि ये सब वो है ना, उसको कोई ट्रेड करने दिया जा रहा था, जो संस्थाएं भी बनाई गई थी, ठीक है ना, वो सब भी जो है फेल हो गई थी और मतलब ट्रेड वेड भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे इस वाली जो ट्रीटी हुई थी ये वाला जो चार्टर साइन हुआ था 1941 में। देखिए इसमें जो है, फिर से इसको कंफर्म कर देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 सितंबर 1939 से, ठीक। तो ये करेक्शन इसको कर लीजिएगा। तो इस समय जब चल रहा था तो फिर इसके बाद इसी बीच में इन लोगों ने अपना मतलब संधि ये करी, आपस में समझौता टाइप से किया कि हम लोग एक, क्योंकि अब वॉर में लोगों को बांधे रखना एक बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बताया कि हम पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम चाहते हैं, हम जो है जो ओशियन है, सीज़ हैं, उनको मतलब खुला, मतलब वो किसी का मतलब उसके ऊपर जो है कंट्रोल ना हो, सब लोग जिसको भी आना जाए सब कुछ कर सकता है, ठीक। एक ओपन सोसाइटी चाहते हैं, इसी तरीके से डेमोक्रेसी और ये सब जो है कोई जो है अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, जैसे आजकल होता ना, कब्जाने की कोशिश करते हैं कंट्री खूब सारे, जैसे चाइना है, साउथ चाइना सी में क्या बता रहा है कि हमारा है, ठीक है, मतलब और टेरिटोरियल जो है बढ़ाता जा रहा है। रशिया ने अभी क्रीमिया को जो है 2014 में उसका अधिग्रहण कर लिया, ऑक्यूपेशन कर लिया था। तो ये सब ना हो, इस चीज़ों को जो है इन्होंने रखा, इस चार्टर में बात करी और फिर जो है लड़ते रहे कि नाजी जब जो उस समय जब ये फॉल उसका हो जाएगा तो हम कैसी दुनिया बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बोल वचन वाली बातें इन्होंने इसमें करी थी। यही इसका है, स्पेशल रिलेशनशिप को अपना बढ़ाना है। अभी किसने किसने ज्वाइन करी, जो बिडेन और बोरिस जॉनसन। जो बिडेन प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जो और यूके के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के कौन है, बोरिस जॉनसन। इन दोनों ने अपना रिलेशनशिप दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन फिर भी क्या क्या आपका कि जो सिद्धांत हैं उनको डिफेंड करना है, वैल्यूज़ मूल्यों को, और डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी, वही सारी चीज़ें जो मैंने भी बताई। और ट्रांस अटलांटिक मतलब कि जैसे कि यूके और अभी बताया ना, अटलांटिक ओशन बीच में है, रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में हुआ था। और अगस्ता, ये न्यू फाउंडलैंड पे जाके इन्होंने किया था, अगस्ता पे यूएसएस, ठीक है। और इन्होंने अपनी इंटेंशन दी थी कि क्या हमारा कॉज होगा, सेम कॉज के लिए लड़ रहे हैं वॉर टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में इच्छा, सोल्जर्स को जो है वो करने के लिए ट्रेड बैरियर नहीं रहेंगे और फ्रीडम ऑफ सीज रहेगी, डिसआर्मामेंट होगा, पीस होगा, शांति होगी, ठीक है ना, निशस्त्रीकरण होगा, कोई शस्त्र नहीं रखेगा। ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है यूके और यूएसए बढ़ाते ही जा रहे हैं, दूसरे भी बढ़ा रहे हैं। और जो भी टेरिटोरियल गेन हुए थे, जिस तरीके से कोई नहीं खींचने की कोशिश करेगा, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था, ठीक। चार्टर ने ये एम किया था कि जो है डिग्री
किस वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से जो है क्या क्या उनके इंटेंशन है, दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि ये जो है आपका नाटो बनाने में भी एक तरीके से ये पहले ही इसकी वो रख दी गई थी। नाटो क्या था, मैंने आप लोग कई बताया, कई बार बताया, यूएसए की तरफ का मिलिट्री ब्लॉक था, दूसरी यूएसएसआर की तरफ कौन सा था, वॉर्सा पैक्ट था। ठीक है। डीकोलोनाइजेशन यानी कि आपका जो है जो उपनिवेशवाद चल रहा था, कॉलोनाइजेशन, उसको ख़त्म करना था, सब लोग अपने अपने घर जाओ, ये साम्राज्यवाद नहीं चलेगा, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, देखिए यहाँ पे बताया गया है, कोई भी कंट्री एग्रैंडाइजमेंट नहीं करेगा, मतलब अपनी ज़मीन को बढ़ाना, ठीक है ना, ये नहीं है कि हमें बस ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो, ये सब नहीं चलेगा। जो हार गए उनके ऊपर ऐसा ना करो, अब दुनिया को फ्री रखो, नहीं तो फिर से वर्ल्ड वॉर होगा, और अब की बार वर्ल्ड वॉर होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना, किसी को भी आप जो है बिना उसके एसेंट के, पीपल के एसेंट के, बिना सहमति के आप जो है उनकी ज़मीन को कब्जा नहीं करोगे। हर हर किसी का एक सॉवरेन अपना संप्रभुता, उसका राइट है कि अपनी इस खुद की गवर्नमेंट चूज़ कर सके, आप उसको जो है फोर्स नहीं कर सकते हो। और प्रमोट करेंगे इक्वल एक्सेस फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ ट्रेड बढ़ाना है, रॉ मटेरियल बढ़ाना। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या हुआ था कि जर्मनी के ऊपर इन्होंने उनका जो रॉ मटेरियल था ना, जैसे कि आपका आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, इन सब पे कब्जा जो है यूके और फ्रांस ने वो कर लिया था कि ये सब हमारा है। मतलब एक तो उनको कह दिया इंडेमनिटी तुम्हें देनी पड़ेगी, मतलब कि जो वॉर में नुकसान हुआ है उसको नुकसान की तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, और उनके जो है पैसा कमाने के कोई सोर्सेज नहीं छोड़े थे। तो करते क्या, वर्ल्ड वॉर 2 कर दिया और क्या। तो ये दे हो फॉर टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड कोलाबोरेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सामाजिक सुरक्षा की बात करी थी। नाजी टायरनी ख़त्म हो जाएगी तो सभी लोग जो है पीस के साथ में रहेंगे, बिना किसी डर या अभाव के रहेंगे, ये वाली बात है। और अंडर सच अ पीस, मतलब वहीं जो सीज़ हैं, समुद्र है जो, उसमें कोई भी शांति से आ जा सकेगा। और जनरल सिक्योरिटी, ठीक, रेनोसिएशन ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स ऐसे मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर। और पोटेंशियल एग्रेसर जो भी होंगे, लगेगा कि भैया अच्छा ये ज़बरदस्ती जो है अपने सा पास न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसे आज के तारीख में क्या है कि ईरान, कोई लोग ये समझते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो जो है इसराइल के ऊपर फेंक देगा। ठीक है ना, तो अगर इसको फिर ये लोग क्या है, यूएसए और सब लोग एग्रेसर मान रहे हैं और इससे कह रहे हैं डिसआर्म करो अपने आप को। समझ में आएगी बात। तो ये था पहला वाला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा ये है कि दिल्ली ने मास्टर प्लान बनाया 2041 का। ठीक, अब ये मास्टर प्लान गोगो वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 2021 में दिल्ली का मास्टर प्लान ख़त्म हो रहा है, तो अब इन्होंने अगले 20 साल के लिए 2041 का ड्राफ्ट मास्टर प्लान बना दिया है। अब मास्टर प्लान में क्या होता है आपका कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक, पॉपुलेशन को किस तरीके से, हाउसिंग पे ध्यान देंगे, समझ में आया, किस तरीके से जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा, जैसे पार्किंग की बात करी गई है, इसके मसौदा जो तैयार किया गया 2041 का, ठीक है ना, किस तरीके से जो है आप पानी के इंतजाम करेंगे, मतलब पूरी सिटी को चलाने के लिए एक तरीके से अर्बनाइजेशन कैसे किया जाएगा, शहरीकरण आगे 20 सालों में कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा एंक्रोचमेंट कई जगह रहता है, अधिग्रहण रहता है, ठीक है ना, अनाकृत अधिग्रहण रहता है, तो वो सब भी यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। जैसे होता है ना, धीरे धीरे दुकान यहाँ पे ली, फिर उसके बाद इसको यहाँ बढ़ा ली, फिर उसको यहाँ बढ़ा ली, फिर तो चला यहाँ पे बड़ा शोरूम खोल लिया। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसी के लिए जो है अभी ये डोमेन में ड्राफ्ट ये लोग ले आए हैं दिल्ली वाले। और इसमें जो भी है सिटीजन्स के लिए उन्होंने बोला है कि भैया अपने सजेशन दो, ऑब्जेक्शन बताओ, ये सारी चीज़ें करो। और ये विज़न है एक मास्टर प्लान का कि लैंड ओनिंग एजेंसी जो है आपकी सिटी की, किस तरीके से फ्यूचर में विकास करना है इनको। ठीक, इसमें एनालिसिस विश्लेषण किया जाएगा, प्रपोजल किस तरीके से पॉपुलेशन और इकनॉमी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी फैसिलिटीज़, वहीं बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, लैंड यूज़ कि कितने पे ग्रीनरी, ठीक है ना, ऐसे शहर के इन्होंने बोला है जहाँ भी होगा ग्रीन कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है ना, पेड़ वेड़ लगाएंगे। तो ये वाली चीज़ें 2021 में वाला जो है एक्सपायर हो रहा है। ये जो ड्राफ्ट है आपका मास्टर प्लान दिल्ली का, ये 2 वॉल्यूम में 22 चैप्टर है। ये इनका मतलब एम क्या है कि हम सस्टेनेबल यानी कि स्थायी, रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहला वॉल्यूम जो है इसमें बोला गया है कि हम दिल्ली जो अभी इस समय है और उसका ग्लोबल और रीजनल, क्षेत्रीय क्या पोजीशन है पूरी दुनिया में। वैसे तो पीछे भी दिया था ना कि पॉल्यूशन में सबसे ऊपर थी। फिर उसके बाद जो है एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोजेक्शन
किस तरीके से पॉपुलेशन है, बढ़ेगी 41 में कैसे हो जाएगी, उसके हिसाब से हाउसिंग। अब देखो इन्होंने अलग अलग फोकस एरिया बताए हैं मास्टर प्लान में। जहाँ तक आपका आवासीय क्षेत्र है तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि रेंटिंग एकोमोडेशन, रेंट जो है आसानी से मिल सके, प्राइवेट प्लेयर को बुलाएंगे क्योंकि ज़्यादातर माइग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पर दिल्ली में। ठीक, पार्किंग का प्रॉब्लम के लिए क्या है, यूज़र पेस, आओ गाड़ी खड़ी करो पैसा निकालो, सीधी सी बात है। आगे ये है कि इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ है, नॉन मोटराइज जो है साइकिल वाइकिल जाओ लेके जाओ, कोई पार्किंग का पैसा नहीं लगेगा, कहीं भी रख दो, कार के ऊपर खड़ी कर दो। तो यह मास्टर प्लान पर्यावरण प्रदूषण से कैसे निपटता है। देखो पहले तो जैसे चलाया गया था दिल्ली में ऑड ऑड इवन वाला फॉर्मूला, वैसा भी कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये लोग जो है काफ़ी ग्रीन फ्यूल अपनाएंगे, जैसे सीएनजी की बसेस चलती हैं वैसे ही मिक्स्ड यूज़ वाली ट्रांजिट ओरिएंटेड जो है डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे मतलब कि पब्लिक वाली सारे लोग कर करें। ये नहीं कि एक कार में एक बंदा बैठा हुआ जा रहा है सीटी बजाते हुए, वैसे नहीं। ये चाहते हैं कि आप जाएं मेट्रो पकड़ें, मेट्रो के बाद वहाँ से जैसे उतरें तो आपके पास तुरंत ई रिक्शा मिल जाए। ठीक, मेट्रो में ज़्यादा लोग चल रहे हैं तो कम फ्यूल लग रहा है, ई रिक्शा भी जो है कम वो कर रहा है, ठीक है, उत्सर्जन कम कर रहा है, और ये आपको अंदर तक आपके ऑफिस तक छोड़ दे। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे पब्लिक डोमेन का यूज़ करो ट्रांसपोर्ट, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, क्वालिटी और गुणवत्ता जो है पानी की, यमुना रिवर, लेक, तालाब, बाउलीज। अच्छा, बाउलीज क्या होते हैं पता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक वो होता है, आपने स्टेप वेल्स का नाम सुना होगा, जैसे आपने देखा भी होगा कि राजस्थान में कई सारे बने होते हैं। ठीक है, और रानी की वाव एक जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये मुझे क्वेश्चन एक्चुअली पूछना था, जज्बाती में क्वेश्चन को ही आंसर बता दिया। तो रानी की वाव जो है ये एक स्टेप वेल है, इसमें क्या होता है कि पानी पूरा टैंक इसे जब बारिश होती है भर लेते हैं। ठीक है, पानी ऊपर तो भरा रहता है लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है रिसीड होगा ना, कम होता जाएगा, तो इसीलिए जो है स्टेप बनाए जाते हैं ताकि जो है नीचे जाके भी आप पानी जो है बाल्टी में भरो वापस ले आओ। ये सारी चीज़ है। ग्रीन बफर भी बनाएंगे ताकि पेड़ वेड़ लगाना। चैलेंजेस देखो है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है तुरंत जाकर टांग अड़ाना है, तो इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट डॉक्यूमेंट चाहे इतना भी पेपर पे तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपके जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, दूसरे अपोजिशन वाले हैं, करप्शन है, फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक में नौकरशाही में विल नहीं है, नहीं चाहते हैं चेंज हो जाएगा तो लोगों में उन्नति होगी, क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, खतरे में आएंगे, इसलिए नहीं करते हैं सर। डिस्पाइट टॉक ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस पार्किंग भी बढ़ा रहे हैं, जंक व्हीकल को हटाना है, बर्निंग गार्बेज को नहीं जलाना है, पराली जलाने से मना किया जाता है, डेब्रिस को जो है डंपिंग करना, कुछ ना कुछ जो है ये सब जो है बीच बीच में वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में लोग इसका जो है अपोज करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, और इसमें देखो तोड़ा फोड़ा भी जाता है काफ़ी, जो आपने गलती से इलीगल जो वो कर रखा है, इंक्रोचमेंट कर रखा है, वो तो आपको जो हटाना ही पड़ेगा ना। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऐसे ऐसे 2020। ठीक, देखो जो प्रधानमंत्री नहीं, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं शशांक, ये है आपके श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, निशंक जी है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए जो एक और मतलब अखिल भारतीय सर्वे किया गया है 2019-20। इस रिपोर्ट में आपका जो है प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है। तो इस पे बताया गया कि किस तरीके से क्या स्टेटस अभी चल रहा है हायर एजुकेशन का। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें इन्होंने बताई हैं कि जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, मतलब दाखिला जो ले रहे हैं, वो बढ़ गया है 2015-16 से 2019-20 में देखा जाए तो 11.4% का बढ़ा है। ठीक, और जो फीमेल एनरोलमेंट है, महिलाएं ज़्यादा अब जा रही हैं और इस पीरियड में जो हो 18.2 बढ़ा है। ठीक, आपका ओवरऑल कितना बढ़ा है, 11.4, तो लेकिन महिलाओं का 18.2 बढ़ा, तो जो पुरुषों का क्या होगा, कम बढ़ा होगा ना, एवरेज ही निकाल लो। तो ये वाली बात है। की फीचर्स में बताइए, जो टोटल दाखिला जो लिया गया है, टोटल एनरोलमेंट हाई एजुकेशन में, वो 3.85 करोड़ हुआ है। ठीक है, और ये एनरोलमेंट जो टोटल एनरोलमेंट था 2014 में, ये 3.42 था खाली। ये डायग्राम देखो खूबसूरत सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या है कि 2014-15 में इतना था, देखो बढ़ता ही आ रहा है, क्या बिल्कुल रॉकेट। उसके बाद क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब देखो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये होता है, मान लीजिए एक क्लास है, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर समझ लो कॉलेज का, तो उस समय उसको ब्रैकेट लगा रखा है कि हाँ भाई 21 से या फिर 18 से 20
18 से 19 साल के लोग होंगे। तो इस लोगों में, इस एज ग्रुप में मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से अगर 24 लोग हायर एजुकेशन में दाखिला ले रहे हैं तो उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाएगा। आप तो नहीं भूलोगे ना। ठीक, देखो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एलिजिबल ग्रुप। ठीक, एलिजिबल, इसमें एलिजिबल आने के लिए ये वाले थे, तो लेकिन 100 में से 24 लोग पढ़ रहे हैं तो 24% है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। 2014 से देखिए ये भी बढ़ता जा रहा है, खतरनाक। अगला जो है देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक, मतलब कि कितना अगर मेल पढ़ रहा है तो फीमेल भी पढ़ रही है, तो कितना, मतलब ये कितना इसमें इंडेक्स, अगर मतलब ये मान लीजिए 100 है और ये 101 है फीमेल, तो कितना वो हो जाएगा रैंक, 1.101 हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज़ है, इसी तरह ये अच्छा है, मतलब इस बार 2019 में लेटेस्ट वाले में बढ़िया इंप्रूव हुआ है, 1.101 हो गया है अगेंस्ट 1.00, मतलब बराबर था, अब थोड़ा सा बढ़ा है महिलाओं का। ठीक, और हायर एजुकेशन में फीमेल्स की जो है बढ़ी है। और पीपल टीचर रेशियो, ठीक, पीपल कौन हुआ, स्टूडेंट हुआ। ठीक, तो ये जो है आपका ये भी बढ़ गया है, हर एक टीचर पे 26 बच्चा कूद रहा है, मतलब पढ़ रहा है। ठीक है, और अगला जो है यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ गई, देखो कितना बढ़िया। 2014 पर 18-19 में कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंड अलोन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी देखो बढ़ती जा रही हैं, कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। और ई का हुआ, ये तो कम हो गया था स्टैंड अलोन और फिर से बढ़ा। कई लोग के रद्द हुए थे, याद आ रहे हैं आप लोगों को, स्टैंड अलोन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो रद्द किए गए थे लाइसेंस, इसलिए कम हो गया था। 3.38 करोड़ स्टूडेंट जो है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है आपके एनरोल हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ पता है आप लोग सुना होगा, डॉक्टर्स लोग जो हैं उनकी जो ग्रेजुएशन एमबीबीएस और इसकी फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसका कभी आपने सोचा इतनी ज़्यादा फीस क्यों होती है, करोड़ों में होती है, मतलब वो डोनेशन वोनेशन निकाल के बता रहा हूँ मैं। वो इसलिए होती है कि बच्चा 12वीं के पास मान लीजिए होता है, निकलता है 1000, और सीटें जो डॉक्टरी की हैं वो है 20। तो भैया सप्लाई ज़्यादा है, और मतलब डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई खाली जो है एमबीबीएस की 20 है। तो ये बट नेचुरल है, सब लोग चाहेंगे, तो इसी चक्कर में ये महंगी हो जाती है। ठीक है, डिमांड सप्लाई है, सिंपल इकोनॉमी का फॉर्मूला। नियरली 85% जो स्टूडेंट है वो तो 6 मेजर डिसिप्लिन जो है ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और आईटी कंप्यूटर में ही भाग ले लेता, बाकी का 15% कहाँ जाता है। और कई सारे बच्चे तो अब बढ़ गए हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, 19 में 2 लाख करीबन पीएचडी कर रहे हैं, 14-15 में एक। अब देखो मिल नहीं रही है नौकरी, तो बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा फर्दर स्टडीज़ कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ कर लो। तो इस तरीके से बच्चे खुद से ही सोच रहे हैं कि हम कुछ जो है नौकरी कर लें, तो और मतलब हम कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं लग रही। तो ये किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होगा बताओ। ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में इसका नाम दिया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली गवर्नमेंट ने अपना पक्ष लेते बताया था कि लोग पढ़ने लग रहे हैं, इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट का एक नाम दिया गया था। ये बहुत लोग को जिसने पढ़ रहा होगा कुछ टाइम से, तो वो ही बता पाएगा इसको। ठीक है, और टोटल टीचर्स, जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं उसमें जो है 57% मेल हैं और फीमेल टीचर्स कम है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बीड मॉडल। ये एक तरीके का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसी का मॉडिफिकेशन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खुद जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का जो है जो ये वर्जन था। ठीक है, इसको इन दोनों को जोड़ के बनाया गया था, वन नेशन वन इंश्योरेंस करके जो है स्कीम थी ये, उसी की तरह जो बनाया गया था। और इसको भी कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है महाराष्ट्र के लिए। अभी जब ठाकरे जी मिलने गए थे मोदी से, तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि यार बीड मॉडल अपनाओ ना अपने यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस को, जो ये आपका फसल बीमा, ये अपने यहाँ अपनाओ पूरे महाराष्ट्र में। अभी क्या होता है देखो, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ बताऊंगा इंटरलिंकिंग टूल के साथ में। महाराष्ट्र जो है आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए, एक तो ऐसे मान लो ये इधर वाला, ठीक, एक विदर्भा है जिसमें सुसाइड काफ़ी होते हैं फार्मर्स के, और ये मराठवाड़ा है। ठीक है, मराठवाड़ा में क्या होता है कि अक्सर, अब ये देखो ऐसे गया हुआ है, लाओ कलर चेंज करते हैं, ये ऐसे गया हुआ है देखो, वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई की वजह से यहाँ पे तो पानी काफ़ी अच्छा बरसता है। लेकिन ये वाला क्या है, ये है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, मराठवाड़ा बोलते हैं। यहाँ पे इसको रेन शेडो जोन बोलते हैं, पढ़ा है ना एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेटोलॉजी, याद आ रहा है, रेन शेडो एरिया बोलते हैं। तो इसीलिए मराठवाड़ा रीजन में क्या है, ज़्यादातर जो क्रॉप होती हैं वो हो जाती हैं खराब।
अब क्रॉप खराब हो जाएंगी तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ थोड़ी ना जाएंगी। देखो मुझे काफ़ी हंसी आई। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस लेने का मतलब ये होता है कि जब कभी आपदा है या फिर आप मुसीबत में हो तो इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियाँ इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि इंश्योरेंस मॉडल किस पे काम करता है, 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, 2 लोगों को दिक्कत हुई, उनको उनको जो है आपने मुआवजा दे दिया, कंपनसेशन, इंश्योरेंस कंपनी वाले खुश हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉप हर दूसरे साल ही फेल हो जाती है। 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, 100 के 100 लोग मांगने लगे, कंपनी वाले भाग गए। ये काम हो रहा है। तो बीड मॉडल में क्या हुआ है, सरकार ने कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र में 3 रीजन जैसे मैंने बताए थे, यहाँ पे ये 3 रीजन बताए थे ना कि इसमें विदर्भा, मराठवाड़ा, ये इधर महाराष्ट्र वाला, इधर वेस्टर्न घाट्स के साइड वाला, तो इस कह रहा है कि पूरे में हम करेंगे। स्टेट कह रही है इंश्योरेंस कंपनीज आओ, टेंडर वेंडर डालो, चिंता ना करो। और अगर बीड मॉडल में क्या होता है कि ये कंपनी कहती है कि जितना भी प्रीमियम हमने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया फार्मर से, उसका हम 110% तक दे देंगे भैया। ठीक है, ये कहते हैं कि हम मुआवजा 110% दे देंगे। अब होता क्या है, जब अगर मुआवजा दिया कंपनियों ने और अगर इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, जितना उन्होंने प्रीमियम लिया था उससे ज़्यादा हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ध्यान रखना। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर उससे कम हो गया तो क्या है, मान लीजिए 100 रुपये जमा किए थे, प्रीमियम जो इन्होंने बांटा, मुआवजा जो बांटा, 100 रुपये इन्होंने प्रीमियम जमा किया, मुआवजा बांटा कंपनियों ने मान लीजिए 60 रुपये का, तो जो है बीच में बचे कितने, 40 रुपये। तो इसका हैंडलिंग चार्जेस जो है पूरे का आपका 20% जो है वो कंपनी अपना निकाल लेगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। तो अब होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी खुश है, उसको लग रहा है कि जिस साल जो है रेन अच्छी हो जाएगी मान लीजिए ठीक ठाक, तो उस साल तो हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक, कंपनियां खुद ही दे देंगी अपने 110% का जो बोल रही है। और नहीं हुआ तो हमें, मतलब उस साल तो इनका कॉर्पस बच जाएगा। ठीक, और अगर नहीं हुआ जो है तो हम दे देंगे। अगर हो गया तो भैया बढ़िया रेन हो गई, क्रॉप हमें नहीं, मतलब कंपनियों को नहीं देना पड़ा ज़्यादा मुआवजा, तो ये पैसा जो वापस कर रहा है 20% निकाल के, वो हमारे कॉर्पस में आ जाएगा। और अगर भैया मुआवजा ज़्यादा देना पड़ा तो दे देंगे, तो कॉर्पस से ही उठा के दे देंगे, हर साल तो है ना वो बारिश नहीं होगी। ये है पूरा खेल जिसको बीड मॉडल कहा गया है और इसको पूरे महाराष्ट्र में लगाना है। ठीक, तो बीड मॉडल यहाँ पे मराठवाड़ा रीजन में, ज्योग्राफी पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, और क्यों होता है, रेन शेडो एरिया है आपका, डेक्कन ट्रैप। अच्छा, डेक्कन ट्रैप जो होता है, एक और लॉ बता देता हूँ। डेक्कन ट्रैप जो है, कभी सोचा ये ट्रैप का क्या मतलब है, ये कहूँ कोई जाल वाल बिछाया गया है क्या? देखो क्या हुआ था, जब ये पेनिनसुलर हमारा जो इंडिया का था, ये जब मूव कर रहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाले उसमें, ठीक, अपनी जो इंडो ये प्लेट है इसकी टेक्टोनिक प्लेट, ये मूव कर रही थी, तो ये एक ऐसे हॉट स्पॉट पे आया, ठीक, जिससे कि हमेशा वो अपना जगह नहीं चेंज करता है, उसके ऊपर से जैसे इंडिया ये गुजर रहा है, ये इंडियन प्लेट, ठीक, ऐसे गुजरता गया। तो ये जहाँ पे क्या हुआ कि लावा प्लेटू बन गया, और लावा जो है इधर ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, इधर आपका ईस्टर्न घाट्स हो गया, तो इन दोनों के बीच में ट्रैप हो गया लावा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप। आप समझ में आ गया ना? किसी ने बताया था आज तक? नहीं बताया था? अगर बताया था तो ठीक है, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। फार्मर्स जो है वो हाई पे आउट करते हैं, गिवन द हाई पे आउट इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाती हैं। वाई द गवर्नमेंट इसलिए पुश कर रही है कि भैया क्लेम टू प्रीमियम रेशियो हर साल तो ख़राब होगा नहीं, जिस साल ख़राब होगा हम दे देंगे, नहीं तो आप हमारे कॉर्पोरेट में भरते रहना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2017 को जो है मोदी जी ने लॉन्च करी थी। इसमें बस वही चीज़ है, वन नेशन वन स्कीम, 2 स्कीमों को मिला के बनाया गया था जो मैंने बताया पहले। और इसमें कई सारे जो स्कीम के पहले स्कीमों के जो बेस्ट फीचर थे उनको ले लिया गया, जो बेकार थे उनको हटा दिया गया। 1.5 से लेके 2% तक प्रीमियम लिया जाता है फार्मर से, हॉर्टिकल्चर के लिए लेकिन 5% तक लिया जाता है। ध्यान रखना, है क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, और एक स्टेटमेंट में था ये, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो है वो प्रीमियम लेते हैं, बाकी सब कुछ मतलब जैसे 100 रुपये अगर देना है प्रीमियम तो 2% मान लीजिए दे दिया फार्मर्स ने, बाकी का कौन देगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, और इसका एम यही है कि प्रीमियम बर्डन फार्मर्स के ऊपर कम करो, और उनको जो है जब उनकी क्रॉप मतलब किसी दुर्घटनावश या फिर किसी कारणवश जो है ख़राब होती है तो उनको पूरा जो है पैसा मिल जाए। ठीक, अच्छा, अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका वर्जन 2 आ गया है, उसके बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला टॉपिक है, मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा भी था, चाइम करके पूछा था ना, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे और पेड ग्रुप में, मैंने दोनों में पूछा था ये कि चाइम क्या है। ठीक है, अब देखो ये एक तरीके का टेलीस्कोप है चाइम,
ठीक, ये हाइड्रोजन को वैसे जो है जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, उसको देखने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी ये क्या देख रहा है? फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट क्यों? बहुत तेज़ी से एक चीज़ चमकती है फिर गायब हो जाती है। ठीक, कुछ जो है ज़्यादा देर तक चमकती हैं, कुछ कम देर तक चमकती हैं। ठीक, और ये रेडियो को बुलाया था क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने कल आप लोगों को समझाया था, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसको मैंने बताया था 30 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इसके बीच में आप अगर सर्च करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के तरीके से आती हैं, बहुत तेज़ एकदम से जो है रोशनी डिस्पर्स होगी और फिर गायब हो जाएगी, मतलब मिली सेकेंड्स में। तो ये बर्स्ट की तरह होती है, इसलिए इसको फास्ट रेडियो बर्स्ट बोला जाता है। अब ये वाला जो चाइम वाला जो टेलीस्कोप है, ये तो है भैया कनाडा में। ठीक, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पुणे के बेस टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल जो पुणे में है और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो और एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। ये जो है टेलीस्कोप है जिसमें ऐसे करके है ये पूरा, और ये रुका हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे जैसे होता ना ढक्कन वाला, तो जैसे ये पूरा जो है घूमता भी रहता है, कभी इधर मुँह करे कभी इधर, ये ऐसा घूमता नहीं है। और मेन चीज़ इसको ढूंढने का यही है कि भैया ये काफ़ी मिस्ट्री है कि कहाँ से ये कौन इस पे, मतलब क्यों इतनी चमकीला आता है, क्यों इतनी देर तक। ठीक, तो ये मिस्ट्री है और इसको मिस्ट्री को खोजने का वही कारण है। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग के टाइम क्या हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, वो सारी बातें जो स्पेस साइंस में रहती हैं वो यहाँ पे भी होती हैं। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो उन लोग को जो है देखने वाली बात है, वो ये देखना चाहते हैं कि जो इसका डिस्पर्शन होता है लाइट का, ठीक है ना, जो इसमें फास्ट रेडियो बस में डिस्पर्शन होता है, वो अगर ज़्यादा होता है डिस्पर्शन, तो इसका मतलब बहुत दूर से आता है वो। ठीक है, तो एक तरीके से लेंथ, तो ये जो यूनिवर्स में हमको एक चीज़ जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है, उस इससे हम ये पता लगा सकते हैं। इसके एप्लीकेशन बता रहा हूँ, देखो हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से एप्लीकेशन जरूर पूछेगा, तो ये चीज़ पता चल सकती है कितनी दूर से आ रही है, और साथ ही साथ दूर से जब आ रही है तो रास्ते में किस किस चीज़ से टकरा रही है ये भी पता किया जा सकता है इसके आने से। तो ये जो है दो मेन कारण है इसको जानने को। तीसरा वही है यूनिवर्स कैसे चालू हुआ। ठीक है, ये वाली बात है। देखिए अब इसमें यही सब बताया गया। चाइम का फुल फॉर्म है कनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, नासा और जो है आपका ये FRB को स्पॉट किया था 2020 में। बहुत ज़्यादा, मतलब जब से ये वाला बनाया गया चाइम तब से बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। पहले बहुत कम, कभी कभी दिख जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे। और रेडियो फास्ट रेडियो बस यही है कि डिस्पर्शन होता है इसमें रेडियो वेव में, और ये जो है कैसे किस मैटर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, और जो है कितना हाइयर फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे देखा जाता है इसको। ठीक है, और किस मैटर के थ्रू और कितनी दूर से आ रहा है, ये देखो इस तरीके का दिखता है। ठीक है ना, जैसे इसको ऐसी जैसे पिक्चर देखोगे तो तुरंत म्यूजिक चलेगी, ला 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 वाली जो है ना। तो ये देखो डिस्पर्शन अलाउज रिसर्चर्स टू लर्न अबाउट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, किस सिस्टम के थ्रू आ रहा है और कितनी दूरी पे है, ये दोनों जानने की वाली बात है। इससे हम पता लगा पाएंगे कितनी दूर से ट्रेवल करके ये चीज़ आ रही है। ठीक, और फास्ट रेडियो बर्स्ट जो होता है यूनिक प्रॉपर्टीज़ की होती है। होस्ट गैलेक्सी कहाँ किस गैलेक्सी में है क्या नहीं है। ठीक, आपके जो है चाइम टेलीस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गया जिसकी वजह से भी काफ़ी आसान हो गया। पहले तो फास्ट रेडियो बर्स्ट तो देखना क्या यार, पलक झपकते तो चला जाता है, तो वो उसको जो है देख पाना ही बहुत मुश्किल दुर्लभ होता था, लेकिन अब काफ़ी आसान हो गया है। 3D स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है मैटर का, यूनिवर्स का इसके जरिए। और एंड टू लर्न पुअरली वहीं कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक, चाइम जो है एक नोवल रेडियो टेलीस्कोप है, मूविंग पार्ट होते नहीं है, नो 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 लिखा हुआ है। ओरिजिनल कंसीव्ड हुआ था ये टू हाइड्रोजन को देखने के लिए, एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन अब जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया हाई मैपिंग स्पीड के साथ में। और इसको जो है ये लोकेटेड है डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटेड बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ठीक है, और आज के हमारे देखिए आज है संडे, तो हम लोग करेंगे एस्से की प्रैक्टिस। पिछले वाले एस्से का जो है बहुत ही कम लोगों ने लिखा, तो मैं नाराज़ हो गया हूँ काफ़ी, तो इसलिए मैंने आज आप लोग को बहुत ही कठिन एस्से का टॉपिक दे दिया। और ये वाला टॉपिक देखते ही अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ नहीं चमक रही है तो समझ लीजिए कि आप ऐसे लिखना चाहते हैं लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते, ये बहुत बड़ी भूल है। ठीक, देखिए ये जो है 2020 का एस्से का टॉपिक है। मैंने अपनी मेहनत कम कर ली यार, जब आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करेंगे। देयर कैन भी, लेकिन यार ये रेलिवेंट तो है क्योंकि UPSC ने पूछा हुआ है।
इसमें लिखा हुआ देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। कुछ समझ में आया? ऐसे ही वहाँ पे यूपीएससी पूछेगा। ठीक, आप लोग जो है नहीं लिखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर वहाँ जाके सब कुछ झंडे गाड़ने की सोचोगे तो ऐसे ही होगा। अगला जो हमारा देखिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा डेली मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में, जिसके देखिए आंसर आप लोग ओनली यूपी टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ओनली यूपीएससी पे सर्च करिए। आप ओनली यूपीएससी टेलीग्राम में गए, सर्च करिए ओनली यूपीएससी चैनल। अभी मूवी खोजने के लिए चैनल ढूंढना होता तो तुरंत खोज लेते हैं, अब ये नहीं खोज पा रहे हैं। ठीक है, तो ओनली यूपीएससी चैनल जो है आप लोग करिए, और उस पर फिर जब आ जाएगा तो उसको ज्वाइन करने के बाद डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहाँ आप लोग आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो जो है जीएस पेपर 4 से एथिक्सवा वाले पेपर से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं में आधारभूत मूल्यों से आप क्या समझते हैं। ठीक, किन्हीं दो लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत सारे हैं, इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़, ठीक है ना, इम्पार्शियलिटी आ गया, कुछ तो मैंने बता ही दिए। ठीक है, इम्पार्शियलिटी हो गया, नॉन पार्टीजन हो गया। ठीक, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्ष हो गया, इंटीग्रिटी मतलब आपका सत्यनिष्ठा। ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता हो गया, और नॉन पार्टीजनशिप मतलब किसी भी पार्टी की नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, हम सपा को सपोर्ट करते हैं, हम तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा यार चलो इसके साथ यही बताओ 10 नेशनली रिकॉग्नाइज पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, बता सकते हो? 10 है यार, ये तो बता ही दिया है। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, जरूर लिखिए। और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे कौन बनेगा इस पीसेस। देखिए इसमें पक्के टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन पक्का आया था 2018 में। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पक्के टाइगर रिजर्व जो है, ये इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसको 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया था। अब देखो अवार्ड मिला 2016 में, तो ये दिया कब गया होगा? 17 में। ठीक है, और 18 में पूछ लिया, तो 1-1.5 साल का आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ठीक, इन द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 मिला पक्के। और इसमें जो है फॉर इट्स नेशनल आपका हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम। हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है, ठीक है, लंबी सी बीक होती है, बड़ी सुंदर सी चिड़िया है। तो उस वाले प्रोग्राम में की वजह से इसको दिया गया था क्या? बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। सही है बिल्कुल। और ये जो है कामेंग, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरे ख्याल से 2017 में पूछा था कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी बताइए कामेंग है कि नहीं है। लोगों ने कामेंग नहीं सुना था क्योंकि मैप बुक में दिया ही नहीं था, लेकिन जब ये पक्के वाले को ये मिला तो उसको जो है बताया गया कि भैया इस वाले पक्के जो टाइगर रिजर्व है इसके पश्चिम में जो है कामेंग रिवर है और ईस्ट पूरब में जो है पक्के रिवर है। तब ये कामेंग का नाम आया था, इसीलिए उसने यूपीएससी ने पूछ लिया था। लेकिन इसको देख के जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसको पखुई भी बोलते हैं। अब वहाँ पे देखो पखुई उसने पूछा था, नाम जो है दूसरा पूछ लिया जो लोकली ज़्यादा यूज होता है, पखुई या फिर पक्के में से कोई एक पूछा था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से जो है लोग आते हुए भी आंसर गलत कराए थे। तो इसमें सारे ही सही हैं। अब देखिए इसके जो नेबर है वो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। आसाम में नामेरी नेशनल पार्क है, ध्यान रखो। अभी आसाम में एक नया जो है नेशनल पार्क बनाया गया, सातवां ही है ना, कंफर्म करके जरा इसको मैसेज करिए, मैसेज नहीं कमेंट करिए। डोमेरा रिजर्व फॉरेस्ट, ईगल लेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब किस में है? आपका आसाम में है। ठीक, न्यूज़ में भी क्यों था? 2 दिन 200 कंटिजेंसी वर्कर जो उनको वेज नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। यहाँ पे खुला छोड़ दिया था, जाओ सारे जानवर घूमो जाके। मेडिसिन जो है फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इज आर ट्रू। यार ये पढ़ते ही मुझे इतनी हंसी आई, कसम बता रहा हूँ, कसम भगवान की। देखो इस ये वाला क्या है? मेडिसिन मतलब मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो है मेडिसिन बरसेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि ई कॉमर्स जो है जाइंट अमेजोन, ठीक है, अमेजोन जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये चालू कर रहे हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है गलत, अमेजोन नहीं है फ्लिपकार्ट है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो ए सी डी कट जाएगा, बी बचेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रोन। ठीक, ड्रोन से मेडिकल सप्लाईज दी जाएंगी रिमोट एरियाज में। मतलब ड्रोन से जो है आप ऊपर, जैसे आपको मेडिसिन खानी है तो आप ऊपर गए, मुंह खोल के खड़े हो गए,
मेडिसिन उसने ऊपर से टपकाई और सीधे गप। तो ये पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी कहलाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये ड्रोन के थ्रू होगी, मेडिकल सप्लाईज और ये सब दिया जाएगा। जोक्स अपार्ट, ये मतलब काफ़ी आधुनिक, देख रहे हो आप कहाँ पहुँचता जा रहा है। और ड्रोन डिलीवरी किस तरीके से सप्लाई करेगा, टेक्नोलॉजी जैसे इसमें यूज़ की जाएंगी, जियो मैपिंग और ट्रेस ऑफ लोकेशन, रूटीन ऑफ शिपमेंट। कई लोग जो उल्टी सीधी दवाएं मंगाते हैं उनका कहीं जो है इधर उधर ना पहुंच जाए सामान। तो ये चीज़ है। देखिए अब ये ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने चालू किया है, और इसको, इस प्रोजेक्ट को किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्टें और सूचकांक देता है, इंपॉर्टेंट होती हैं। हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड विद विच आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट ड्रोन डिलीवरी कैसे होगी, प्रपोजल को मूल्यांकन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये बताइए, इंडिया में ड्रोन पॉलिसी है एक, ठीक, उसमें सबसे आसान ये क्वेश्चन है कि वो मतलब कौन सा, मतलब सबसे कम ग्राम का होता है जिसके नीचे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑप्शन है 500, ऑप्शन है 400, ऑप्शन है 200, ऑप्शन है 250। ठीक, 250 ग्राम, ग्राम किलोग्राम नहीं, ठीक। तो ये 500 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, कौन सा वो ग्राम है जिसके नीचे ड्रोन को आप लो तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, लाइक बटन तोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं, इस मिशन को पूरा कर सकते हैं जो हम लोग सुबह करंट अफेयर के साथ में यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन कराने के लिए चालू कर रखा है। देखिए, और आप लोग हमारे साथ सिंपल सिंगल डेस्टिनेशन ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप, या फिर टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है हमारा, यूपीएससी और ईपीएफओ का। ठीक, ईपीएफओ का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। खूब सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।